हम ये जजमेंट क्यों देख रहे हैं? सेक्शन 138 पे बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आई है सितंबर 25 2025 में। और इससे इंपॉर्टेंट जजमेंट अब तक नहीं थी हमारे पास सेक्शन 138 के रेलेवेंस में। सेक्शन 138 क्या है? सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 138 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। वो क्या करता है? ये डील करता है चेक बाउंस के केसेस में। जब ए कोई लीगल लाइबिलिटी को चुकाने के लिए बी को चेक देता है, और बी का वो चेक जब वो बी डालने जाता है बैंक में और वो चेक बाउंस हो जाता है, ये कहते हुए इनसफिशिएंट फंड। और जब बी अपना एक लीगल नोटिस ए को भेजता है विद इन 30 days ऑफ बाउंसिंग ऑफ द चेक, और लीगल नोटिस रिसिप्ट होने के बाद ए 15 दिन के अंदर उसका रिप्लाई नहीं करता, तो हम एक केस फाइल करते हैं 138 के अंडर, जिसमें लीगल लाइबिलिटी को एनफोर्स करवाने के लिए कि हमने इतना इतना काम करवाया था, इन्होंने चेक दिया था, चेक बाउंस हो गया था, तो अब हमें इसकी पेमेंट वापस चाहिए। तो यहाँ पे काम करता है सेक्शन 138। तो ये केस क्या डील करता है? तो ये केस बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑनरेबल जस्टिस मनमोहन सिंह साहब हैं जिन्होंने ये जजमेंट दी है, जो दिल्ली हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे और देन एलिगेट हो गए सुप्रीम कोर्ट में। प्रेजेंट अपील हैज बीन फाइल्ड चैलेंजिंग एक्स पार्टी जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 16 अप्रैल 2009 पास बाय द हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे को एक्विटिंग वन अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 138 एक्ट एंड द कॉन्फ्रेंस जजमेंट ऑफ ट्रायल कोर्ट एंड सेशन कोर्ट। यहाँ पे फिर आर्ग्यूमेंट्स आ गई। द केस सनाजा बीजी तारी वर्सेस किशोर एस Borkar and others decided by Honorable Supreme Court in India. This is a landmark judgment concerning about वही चेक बाउंस जो मैंने बताया 138। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अफर्म किया है कि जो स्टैट्यूटरी प्रिजम्पशंस हैं अंडर सेक्शन 118 113 139 ऑफ एनआई एक्ट, जो प्रिज्यूम करते हैं चेक जो इशू होता है फॉर लीगल enforceable debt once the check execution is admitted। जैसे ही एडमिट हो जाता है कि चेक का एग्जीक्यूशन हुआ है, it overrules the defense that cash loan above 20,000, even it violates the section 269 of income tax act, are enforceable, holding that such loans remains enforceable under an act. The court limited the revision powers of high court, holding that they cannot intervene the trial court conviction unless there is a manifest perversity। हम्म तो यहाँ पे केस फाइव जो है ये अपील है, जो चैलेंज होती है, एक्विटल हो जाता है यहाँ एक्यूज का हाई कोर्ट के थ्रू। ट्रायल और सेशन कोर्ट ने जो कन्विक्ट किया था जिस एक्यूज को चेक बाउंस के केस में। यहाँ जो एप्लेंट है, क्या नाम है एप्लेंट का? एप्लेंट है संजा बीजी तारी। तो जो एप्लेंट है वो क्लेम करते हैं गिल्टी फाइंडिंग जो है वो करेक्ट है। View that this is it is essential for the first outline the scope and intent of chapter 17 section 138 to 148 of NI Act, which has been inserted by Act 66 of 1988 with effect from 1st April 1989. The statement of object and reason in Act 66 and 1988 state that to enhance the acceptability of check in settlement liabilities by making the drawer liable for penalties in case of bouncing of check due to insufficiency of funds in the accounts or for the reason that it exceeds the arrangement made by the drawer with adequate safeguard to prevent harassment of the honest drawers। सी जो एक्यूज है यहाँ पे वो कन्विक्ट हुआ, ठीक है, ट्रायल कोर्ट में चेक बाउंस के केस में, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको एक्विट कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट में मैटर पहुंचा। अब सुप्रीम कोर्ट में ये एक्विटल चैलेंज हुआ, अपील हियर हुई, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया क्या किया है उन्होंने। पैरा 11 जो है वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम। जो लॉ है वो क्रिमिनलाइज करता है चेक डिसऑनर को। चेक डिसऑनर होना मतलब चेक बाउंस हो जाना। आपको किसी ने एक पीस ऑफ पेपर दिया है जो कि एक चेक है जिसपे एक अमाउंट है जो कि आपकी किसी लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए किसी आदमी ने आपको दिया है, और अब वो बाउंस हो जाए, तो ये खुद में ही कितना क्रिमिनल चीज है, इसलिए ये क्रिमिनल केस होते हैं, सिविल नहीं। तो जो लॉ है वो क्रिमिनलाइज करता है चेक डिसऑनर्स को, और वो मेंटेन करता है ट्रस्ट इन चेक्स एज अ पेमेंट मेथड। तो लोग जो है वो वापस से रिलाय कर सकें चेक्स पे, जैसे कि कैश पे करते हैं, क्योंकि आजकल आप देखेंगे तो ट्रांजेक्शन जो है वो मेनली यूपीआई ऑनलाइन रह गए हैं या तो कैश रह गए हैं। आजकल बड़ा रेयरली आप देखेंगे कि लोग चेक देते हैं किसी चीज के लिए, क्योंकि चेक में चेक बाउंस होने का खतरा रहता है। उसके बाद आप आगे आएंगे, इसमें जस्टिफिकेशन है। इसके बाद पैरा 15 टू 18 काफी इंपॉर्टेंट है। पैरा 15 टू 18 का सम एंड सब्सटेंस ये है कि अगर इफ एक्यूज एडमिट, अगर जो एक्यूज है, जो जिसके अगेंस्ट आपने केस फाइल किया है वो एक्यूज है, और उसने ये एडमिट कर लिया कि इन द प्रेजेंट केस चेक इन क्वेश्चन एडमिटली बीन साइंड बाय द रिस्पोंडेंट वन एक्यूज द कोर्ट ऑफ द व्यू दैट वंस द एग्जीक्यूशन ऑफ द चेक इज एडमिटेड द प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 118 ऑफ द एनआई एक्ट द चेक इन क्वेश्चन वाज ड्रॉन फॉर कंसीडरेशन एंड प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 139 ऑफ एनआई एक्ट that the holder of the check received the said check in discharge of liability and possible debt and liability arises against the check if the
if the persistent to mention that the observation to the contrary by the two judges bench of Krishna Janardhan Bhatt versus 2008 been satisfied by the three judges bench. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर एक्यूज एडमिट कर लेता है कि साइन जो हुआ है चेक वो उसने किया है, देन जो लॉ है वो प्रिज्यूम करेगा कि ये जो चेक है वो किसी रियल उधार डेट को चुकाने के लिए एक चेक दिया था। और क्यों दिया था? ताकि क्यों दिया था? क्योंकि वो एक्चुअली में कोई चीज कोई लाइबिलिटी होल्ड करता है अगेंस्ट द पर्सन हु हैव गिवन हिम अ चेक। वो इंसान आपको किस बात के लिए पैसे देता है? वो तब देता है जब आपने उसके लिए कुछ किया हो, कोई सामान दिया हो, कोई सर्विसेज दी हो। उस सर्विसेज उस सामान के अगेंस्ट में वो आपको एक अमाउंट पे करता है। अमाउंट या तो चेक से देगा या कैश से देगा, डिमांड ड्राफ्ट देगा या अदर सोर्सेज देगा। अब अगर वो चेक देता है, चेक पे उसके साइन है, तो लॉ में ये प्रिज्यूम किया जाएगा, पैरा 15 से 18 में यही लिखा हुआ है कि ये प्रिज्यूम किया जाएगा जैसे ही स्टैब्लिश हो जाता है कि जो एक्यूज है उसके सिग्नेचर हैं चेक पे, तो ये मान लिया जाएगा कि हाँ भाई कंप्लेनेंट को एक्यूज ने किसी रियल डेट को चुकाने के लिए चेक दिया था। और अब ये जो शिफ्ट हो गया बर्डन प्रूव करने का कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो ये कौन प्रूव करेगा? वो अब ये प्रूव करेगा एक्यूज। अब एक्यूज प्रूव करे कि उसने ये चेक क्यों दिया था। उसके बाद हम आगे बढ़े, पैरा 19 है, 19 टू 21 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए सपोज if a loan above 20,000 was given in cash which may violate the tax laws, ठीक है। अगर मान लो कोई 20,000 का लोन जो है वो दिया गया हो कैश में, ठीक है। अब ये टैक्स का वायलेशन हो सकता है। तो ये जजमेंट जो है वो क्लैरिफाई करती है कि इस तरह के लोन जो हैं स्टिल बी द बेसिस फॉर चेक बाउंस केसेस एंड एनफोर्स्ड। तो ये चेक बाउंस के ही केसेस में माना जाएगा इन केसेस को भी। जैसे कि पीसी हरीश्री वाग्रेसे एंड अनदर वर्सेस 2025 ये जजमेंट दे रखा है केरला हाई कोर्ट का। हैज टेकन व्यू दैट डेट क्रिएटेड बाय कैश ट्रांजैक्शन ऑफ ₹20,000 इज इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 266 ऑफ वही इनकम टैक्स जो मैं शुरू में बता रहा था। फॉर शॉर्ट टीआई एक्ट is not a legally enforceable debt unless there is a valid explanation for the same, meaning thereby the presumption under section 139 of the act will not be tracked in cash transaction। अब ये कह रहे हैं कैश ट्रांजेक्शन में जो एनफोर्सिबिलिटी और प्रिजम्पशन है, लीगल एनफोर्सेबल डेट नहीं माना जाएगा कैश को। लेकिन यहाँ जजमेंट में बोला गया है कि ये जजमेंट क्लैरिफाई करती है कि उस तरह के लोन भी स्टिल काउंट कर सकते हैं चेक बाउंसेस के केस में और ये एनफोर्स किए जा सकते हैं। देखो ना पैरा 20 में लिखा तो however this court is of the view that any breach of section 269 SS of IT Act section 1961 is subject to penalty only under section 271 of IT Act 1961। further neither section 269 or nor 271D of the IT Act 1961 state that any transaction breach thereof will be illegal। कोई भी ट्रांजेक्शन में ब्रीच होगा तो वो इलीगल ही माना जाएगा, इनवैलिड एंड स्टैट्यूटरीली वॉइड। Therefore, any violation under 269 SS would not render the transaction unenforceable under Section 138 Act and rebut the presumption under Section 118 and 139 of NI Act, because such person assuming him/her to be payee holder in due course is liable to visit it by a penalty only as prescribed. Consequently, the view that only any transaction above 20,000 is legally void and therefore does not fall within the definition of legal and debt cannot be counterbalanced. Accordingly, the conclusion in law PC Hari supra means जो लॉ उसमें किया था जो वो की अब है सेट असाइड, तो इसमें इनने सेट असाइड कर दिया है वो। पैरा 22 टू 26 ये जो इंपॉर्टेंट पैराज है मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ, ये 20 पेज की जजमेंट है। और एग्जाम पैरा 22 से 26 एग्जाम सी मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ। मान लो कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है मैसिव डिले इन चेक बाउंस केसेस और प्रिस्क्राइब किए हैं रिफॉर्म्स। किस तरह के रिफॉर्म्स? जो कि हैं ये keeping in view of massive backlog checks, checks were issued to enhance complaint to obtain a loan is unbelievable. The High Court finally responded to one accused defense that a signed blank check was issued to him as to enable his friend appellant complainant to obtain a loan from a bank was sufficient to rebut the presumption under section 118, 139 NI Act. And unbelievably and absurd, this court agrees that the session court finding in the present case that it is funny to say that obtaining loan from a bank one can show a check which is issued on an account in which there are not sufficient funds. The case of the accused is unbelievable. Before parting to this matter, the court is like to judicial note the fact that despite repeated direction of this various including Indian courts और दामोदर एस प्रभु और ये एक्सपीडिशन और ये इन सब में हमने डायरेक्शन दी है कि पेंडेंसी ऑफ चेक बाउंसिंग केस एनआई एक्ट इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज अ मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज कंटिन्यूज टू बी द पेंडेंसी 138 ऑफ 1 सितंबर 2025
कोर्ट ने बताया पैरा 30 में कुछ रिवीलिंग फैक्ट्स कि सेक्शन 138 के मैटर 1 सितंबर 2025 तक दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में थे 6,50,283, 6,50,283, मुंबई में 1,17,190, कैलकाटा में 2,52,985। This pendency is putting an unprecedented strain on the judicial system, as in some states cases under 138 NIA constitute nearly 90 nearly 50% of the pendency trial court in Delhi 138 cases constitute 49.5% total court pendency. तो कोर्ट के मैक्सिमम जो 50% तक लगभग केसेस हैं वो एक्चुअली में 138 के ही केसेस हैं। कोर्ट ने ये बोला है, कोर्ट ने तो यहाँ तक बोला है कि पैरा 34 में कि इन पी मोहन राज वर्सेस शाह ब्रदर इंस्पायर, this court, while reiterating the position of the law in 1838, appraisal of judgment on Ishwarlal Bhagwan Das would show that civil proceeding is not necessarily a proceeding which begins with filing a suit and culminates in execution of decree. It would include a revenue proceeding as well as a writ filed under section 226 of the Constitution if the relief therein are to be enforced. Rights of a civil nature. Interestingly, criminal proceedings are stated to be proceeding in which larger interest of the state concerned. Given the test, it is clear that Section 138 proceedings can be said to be a civil sheep in a criminal wolf clothing, as it is interest of the victim that is sought to be protected and the last interest of the state being assumed that the victim alone moving a court in check bouncing cases. ये जो पैरा 34 है ये इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतनी सी चीज समझ जाएं कि संजयबाजी तारी वर्सेस किशोर के केस में, संजयबाजी वर्सेस किशोर का केस है, 2025 की जजमेंट है, जस्टिस मनमोहन ने दी है सेक्शन 138 पे। बस आप इतना ध्यान रखें। और उसका पैरा 34 में जो पी मोहन राज वर्सेस अदर्स वर्सेस शाह ब्रदर्स का जो जजमेंट दे रखा है उसके अंदर कोर्ट ने कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि इट इज क्लियर सेक्शन 130 के 138 सेक्शन का जो केस होता है वो एक्चुअली में एक सिविल शीप है क्रिमिनल वुल्फ के कपड़ों में। आप समझ रहे हैं इस चीज का मतलब? मैंने यही बात बोल दी थी एक इंटरव्यू में, तो जो इंटरव्यूअर था वो ऑफेंड हो गया था कि आप क्रिमिनल केसेस को, कि 138 का मैटर तो क्रिमिनल मैटर होता है, आप सेक्शन 138 का केस है आप उसको सिविल कैसे बता रहे हैं? आपको तो मैं तो आपके लिए बड़ा शॉक्ड हूँ कि आप इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप ऐसा कह कैसे सकते हैं? इट इज वेरी शॉकिंग, बट आई डोंट थिंक ई सेट के आपका, मैं एलिगेशन या काउंटर ब्लास्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बस बता रहा हूँ, जस्ट स्टेटिंग द फैक्ट द ही वाज वेयरिंग अ टी शर्ट, holding his hand on his head, and swinging on chair, and I was pretty dressed up. I was wearing three-piece suit with a black tie, carrying my resume in a black file, waiting for his he could start the interview. So everything went well. Actually why we are discussing is because ये 138 के ही मैटर पे हमारी बहस हो गई, and he found that मैंने जो बोल दिया वो थोड़ा ऑफेंसिव है और उस बात से वो बुरा मान गया, and he said कि नहीं सर आप yes. Then I also said कि sir I'm not here for the validation. ठीक है, it's up to you. Okay, you might have greater knowledge of law, I'm not denying that, but yes, I may not have the expertise in any particular subject, but I'm trying. So this is us. ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, नेटफ्लिक्स पे, दुनिया जमाने की चीजें हैं, सब कुछ आप देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स चला सकते हैं, इंस्टाग्राम चला सकते हैं घंटों, यूट्यूब शॉर्ट्स देख सकते हैं, कुछ भी कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टा या कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी सोशल इंटरनेट, किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म, चैट जीपीटी, एआई, नेम एनीथिंग, पीस ऑफ वाइट पेपर पे अगर आप ड्राइंग बनाने की जगह कुछ लिख के याद करके ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिस इज यू ट्राइंग। किसी और को आप इतना पावर मत दें कि वो आपके लिए ये डिसाइड करे कि आप ट्राई कर रहे हैं या नहीं ट्राई कर रहे हैं। तो मुझे वो एक्यूजेशन बड़ा ऑफेंसिव लगे। एंड यस, he said के what are your expectation, then I said that as per you the interview is not going well, so what do I say on that? Then he went a bit uh, he started being bit friendly and said no, it is not the case, we may have different opinion on different things. So yeah, this is all this thing, but yes, what I was saying to him I'll say again, जस्टिस मनमोहन ने इस केस में ये कहा है कि ये जो सेक्शन 138 के मैटर है इनको समरली प्रोसीड करना चाहिए। समरी प्रोसीजर और समरी प्रोसीजर एक तरीका होता है, इस पे मैं थोड़ी सी वीडियो बना दूंगा, यू विल अंडरस्टैंड। तो समरी प्रोसीजर के थ्रू ही हमें इनको डील करना चाहिए। क्रिमिनल की वेश में ये एक्चुअल में है सिविल काम ही। इसमें यहाँ लिखा कि ये एक सिविल शीप है क्रिमिनल वुल्फ के कपड़ों में, मतलब एक ये भेड़ है वुल्फ के कपड़ों में, समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए यहाँ ऐसा लिखा हुआ है पैरा 34 में।
And admittedly, the offense under 138 is quasi-criminal in character, incompoundable. Recently, in Gyana Chand versus Harpal Singh versus coordinated bench of this started at the conflict conviction and ground that proceedings on 138 is essentially a civil proceeding. देखिए, Section 138 on the civil is essentially a civil proceeding, and it is open to the parties to enter into a voluntary compromise. Considering the court in the view that it is not only a voluntary compromise can bring the proceeding under 138 to an end, but the accused under the said offence are entitled for the benefit of the probation of offenders. यही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आई, and he got bit offended. या सो इस केस पे वापस लौटते हैं, तो वही कोर्ट ने बोला कि कीपिंग दी बैकलॉज और बैकलॉग केसेस जो पड़े हैं उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है देश में। और इसमें इसमें ऑनरेबल बेंच ने इस तरह का एक फॉर्मेट दिया है कि अब हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं इसमें सिनॉप्सिस और शॉर्ट ब्रीफ्स भी, इसमें हम सिनॉप्सिस भी ऐड करें। ईच एंड एवरी कंप्लेंट अंडर सेगमेंट 38 शैल कंटेन अ सिनॉप्सिस इन फॉलोइंग फॉर्मेट। ये फॉर्मेट भी दे दिया उन्होंने जजमेंट में। आप जजमेंट का नाम लिखेंगे और ये लिखेंगे केस का नंबर, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का पीडीएफ खोलेंगे तो उसमें भी ये सेम जजमेंट है, उसमें सेम पीडीएफ है, और ये इस तरह का पीडीएफ दिया जाएगा। और इसमें गाइडलाइंस दे दी। गाइडलाइंस क्या दी है? डायरेक्शन कैन बी गिवन टू द समन टू बी सुटेबली मॉडिफाइड मेकिंग क्लियर टू एक्यूज दैट ही कुड ऐड एन एप्लीकेशन कंपाउंडिंग ऑन ऑफेंस एट द फर्स्ट सेकंड एंड हियरिंग। कंपाउंडिंग मतलब वो एक्सेप्ट कर रहा है, केस खत्म करना चाहता है शुरू की स्टेज पे। कोर्ट ने बोला कि ऐसा हमें समन्स करवाने चाहिए। समन्स में भी उन्होंने बल्कि ये बोला, जजमेंट में आप पढ़ेंगे कि जजमेंट में ये तक लिखा हुआ है कि आप जो समन भेजेंगे उसमें कि यूपीआई एनेबल एनक्रिप्टेड कुछ करते हैं हम, जैसे कि स्कैनर ऐड कर सकते हैं, जो अमाउंट उतना बनता है जितना कंप्लेनेंट कह रहा है, तो अक्यूज पहली डेट पे आके ही अपना अमाउंट पे कर सकता है। एंड ऑफ केस। And compounding may be allowed by the court without imposing any cost on the accused. If the accused does not make an application of compounding and aborts it, and the application of compounding is made before the magistrate, subsequently compounding can be allowed subject to the condition of the accused will be required to pay the 10% amount legal service. Similarly, if the application of compounding is made before the session court, ये वही बात है जो पहले से लिखी हुई है। इसमें ये लिख दिया गया है कि keeping in view the aforesaid finding, appeal is allowed. The impugned order passed by the High Court, so long as set aside, judgment will be set at the High Court. The report are restored. Direction is one. Accused pay 7,50,000 15 equally monthly installment. The High Court district shall implement the aforesaid guideline not later than 1 November 2025। ये कल से 1 नवंबर 2025 जो है ना, इससे पहले जितने भी 138 का मैटर फाइल हो गया उनमें ये आपको चार्ट प्रिपेयर या सिनॉप्सिस प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब से 1 नवंबर 2025 से जो मैटर्स होंगे 138 के, आप जो भी ड्राफ्ट करेंगे उस सब में आप देखेंगे ये चार्ट जो सिनॉप्सिस है, ये इस तरह के सिनॉप्सिस लिखे होंगे उसमें। और जो नहीं लिखेगा वो ऑब्जेक्शन में रहेगी उनकी फाइल। मार्क माय वर्ड्स, ये ऑब्जेक्शन में रहेगी कि कोर्ट ने कहा है तो कहा है। और इन तो इस केस में हुआ ये है, इस केस में जो एक्यूज है उसका कन्विक्शन जो है वो हुआ था check bouncing on 138 reversing the high court order. The court confirmed that once a check and its signatures are, वही कोर्ट ने कहा कि चेक का अगर एक बार सिग्नेचर एडमिट हो जाते हैं तो ये लीगल प्रिजम्पशन अराइज हो जाता है कि जो चेक है वो इशू किए हुआ होगा लेजिटिमेट किसी उधार को चुकाने के लिए। तो अब ये बर्डन किस पे आ जाता है? ये आ जाता है एक्यूज पे कि वो प्रूव करे कि नहीं ऐसा नहीं है। इट रिजेक्ट्स द डिफेंस दैट कैश लोन, वही जो मैंने बताया, कैश लोन जो 20,000 का है are unforeseeable for such cases, and further emphasizing that the check bounce cases are served uphold credibility and checks are trustworthy payment instrument. The court also imposed that a significant procedural reforms to tackle the backlog cases, वही तो ये backlog cases and check bounce cases, including allowing electronic and physical summons, WhatsApp, ईमेल और अलग अलग तरह से कोर्ट के समन्स को भेजने के तरीके बताए गए हैं इसमें। मैंडेटिंग एफिडेविट ऑफ सर्विस, एनेबलिंग ऑनलाइन पेमेंट सर्विस सेटलमेंट थ्रू क्यूआर कोड्स, यूपीआई, एंड एनकरेजिंग अर्ली कंपाउंडिंग ऑफेंसेस with reduced penalties for promotion of payment. Ultimately, the accused was ordered to pay the check amount in monthly installment, and the court directed a timely implementation of new reforms nationwide to ensure speedy trials. Yes, तो सम एंड सब्सटेंस ये है इस केस का कि आप अवेयर रहें। इस चैनल का बेसिक पर्पस यही था इनिशियली से भी, और आज भी और आगे भी यही रहेगा कि इस हम जो कोशिश करने वाले लोग हैं, ठीक है इस वीडियो में हज़ार कमियां हो सकती हैं, आई एग्री दैट। मैं हो सकता है आपको कोई प्रोविजन या कोई लॉ ठीक से नहीं समझा पाऊँ, आई एक्सेप्ट दैट, बट वी ऑल शुड बी रिमेंबर्ड दैट वी ट्राइड, एंड वी ट्राइड वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। अगर आपको कोई डिस्करेज करता है तो जस्ट लेट, डू नॉट लिसन टू दैम। या
सो बीच बीच में थोड़ा अप्स एंड डाउन्स हैं इस वीडियो में, सो आई बिलीव यू गाइज विल अंडरस्टैंड, एंड आई एम feeling a bit of shift in my career path these days, so a lot of in my head going on, and apologies if uh, yeah, if the video doesn't come out the way it should have been, but yeah, I'm trying, and yes, this is all matters. So this is the judgment, I think. Yeah, apart from that, it is very important you guys go read this judgment. ज़्यादा बड़ी judgment नहीं है, 19 पेज ही हैं। इसका आप सुप्रीम कोर्ट से निकाल लीजिए, क्रिमिनल अपील नंबर 1755 ऑफ 2010 है। पीडीएफ मिल जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाइए, जजमेंट्स का टैब खोलिए, ऐड कीजिए, कैप्चा आएगा, एंटर कीजिए, डाउनलोड कीजिए और पढ़िए। कोशिश कीजिए, रीड मार दीजिए। 19 पेज नहीं समझ में आया वीडियो में, कमेंट कर दीजिए। कमेंट नहीं कर सकते हैं तो चैट जीपीटी खोलिए, परप्लेक्सिटी है, हजारों एआई है, गूगल कीजिए, शॉर्ट्स में समझ में आ जाएगा।